कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। देखिए ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में लिखा है सेक्शन 11 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सेक्शन 11 क्या कहता है आखिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में? ये कहता है द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जो पार्टी है वो क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस कॉम्पिटेंट की टर्म से आपको क्या दिखलाना चाहता है? आखिर आपके माइंड में क्या चीज़ बिठाने की कोशिश कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस टर्म की मदद से? ये कॉम्पिटेंट चीज़ है क्या? ये कॉम्पिटेंट चीज़ है क्या? वही हम देखने जा रहे हैं। आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमें तो बता रहा है कॉम्पिटेंट, ये भी तो बता कि ये कॉम्पिटेंट चीज़ क्या है। देखिए द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 72 कहता है द पार्टीज मस्ट बी क्या? ऑफ साउंड माइंड। नंबर 1 साउंड माइंड होनी चाहिए, तभी उस पार्टी को कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट पार्टी कहा जाएगा टू द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात ये क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों पार्टीज, यानी कि जो भी पार्टी है टू द कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट बी मेजर, दैट मीन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, यानी कि माइनर नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार जब हमने लेक्चर दिया था तो हमने कहा था आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट किस बला का नाम है। तो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो हमने वहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन किया था आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए, आखिर उसका कॉन्स्ट्रक्ट किस तरह का होना चाहिए, या अगर इन अदर वर्ड्स में बात करें उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सबसे पहला फीचर जो होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की होनी चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड इट मस्ट बी वैलिड। देखिए बात इस तरह है, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट या यूं कहो जब भी एक एग्रीमेंट जन्म लेता है तो सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस की मदद से ही जन्म लेता है, यानी कि एक प्रोमाइज की मदद से ही जन्म लेता है, एक प्रोमाइज की मदद से ही जन्म लेता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान देने की कोशिश करें। देखिए फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया, इसने मिस्टर बी को कहा ए मिस्टर बी तुम्हारे पास एक मोटर कार है, क्या है? कार, जिसका कलर जो है वो मुझे लुभा गया है। अब मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं और इसके बदले में तुम्हें 1 लाख पेड करूंगा। किसको कहा? मिस्टर बी को कहा। जब इसने इस मिस्टर बी को कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा आपकी कार के बदले और आप मुझे अपनी कार दे देना, आप मुझे अपनी कार दे देना, है बात कि नहीं? अब देखिए जो ही इसने ये कम्युनिकेट किया बी को, जो ही इसने कम्युनिकेट किया बी को, यानी कि जो ही इसने अपनी दिशा बतलाई किसको? बी को कहा ए बी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, यानी इसने क्या किया? इसने ऑफर किया। क्या किया इसने? ऑफर किया। इसने बी को क्या किया? ऑफर। अब जो ही बी इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, जो ही अब इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। अब देखो अब बात क्या है, जब जो ही ए ने कम्युनिकेशन किया किसका? ऑफर का। अब इस ऑफर की एक्सेप्टेंस आनी अनिवार्य। अगर एक्सेप्टेंस नहीं आती तो ये जो प्रॉमिस है वो मैच्योर नहीं होगा। जब वो मैच्योर नहीं होगा एग्रीमेंट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर अब बी ने अपनी अनुमति दे दी, सहमति दे दी, कहा हाँ मैं एग्री करता हूँ, इसने कहा मैं एग्री करता हूँ, ऑफर को इसने एक्सेप्ट कर लिया।
तो क्या कर लिया, ऑफर को एक्सेप्ट। जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है इसको कहते हैं प्रोमाइस, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पर वैलिड ऑफर हुआ और इसकी वैलिड एक्सेप्टेंस हुई, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का, देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। अब हम एक दूसरी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। अब बात चलेगी कंसिडरेशन की, अब बात चलेगी कंसिडरेशन की। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ यह कंसिडरेशन जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर एक फीचर्स के तौर पर पढ़ने से मैं आपको एक इसका ब्रीफ बतला देता हूँ, ताकि आपके माइंड में यह बात क्लियर हो जाए आखिर कंसिडरेशन क्या चीज़ है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में ये इसका जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत है वो मैं दे चुका हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए कंसिडरेशन, सबसे पहली बात याद रखिएगा लैटिन मैक्सिमस की, लैटिन मैक्सिम, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जो ऑफर के बदले जो एक्सेप्टेंस की जाएगी उस ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। क्या मतलब है, ध्यान दें, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मिस्टर ए ने मिस बी को प्रपोज किया। क्या किया, प्रपोज किया। इसने कहा, मिस्टर ए ने मिस बी से कहा, मिस बी आई विल मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब अगर ये मिस बी अनुमति देती है, एग्री करती है, कहती है यस आई डू, यानी कि मैं एग्री करती हूँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो ये क्या होगी, ये मिस्टर ए के लिए इसकी अनुमति जो होगी वो कंसिडरेशन होगी, और मिस बी के लिए क्या कंसिडरेशन होगी, मिस्टर ए का ऑफर। और जब इसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया प्रोमाइज। अब जो मिस बी है, मिस बी के लिए क्या कंसिडरेशन हुई, मिस्टर ए का ऑफर। अब इसने एक दूसरे का जो ऑफर है, अब इसने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मिस्टर ए के लिए जो कंसिडरेशन हुई वो मिस बी की एक्सेप्टेंस हुई। तो इस तरह से क्या हुआ, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि मिस्टर ए के ऑफर के बदले में मिस बी की एक्सेप्टेंस मिल गई। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, यानी कि कंसिडरेशन का मतलब ये देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। सो ये मैक्सिमम आप याद रखेंगे, क्वाड प्रो क्यों, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि दोनों जो प्रोमाइज करते हैं, मिस्टर ए ने प्रोमाइज किया तो मिस बी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो उसके लिए कंसिडरेशन हुई। फिर मिस बी ने जो हाँ कर लिए वो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन हुई। देखिए, कंसिडरेशन जो है, ये बात याद रखिएगा, जब हम इस चैप्टर पर पहुंचेंगे तभी मैं इसको क्लियर करूंगा। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन कैन बी इन पास्ट, इन फ्यूचर, ठीक है, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट एज वेल, यानी कि तीनों कंडीशन जो होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लागू होती है, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तीनों कंडीशन में। लेकिन बात याद रखिएगा, जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन जो है वो इनवैलिड है। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन इनवैलिड है। मैं इंग्लिश लॉ की रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, देखिए, ये जो सारा का सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये जो इंग्लिश लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उससे सारा का सारा कॉपी कर दिया गया है। यानी कि जब कॉपी कर दिया गया तो बोला गया ये लो भाई, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि इंग्लिश लॉ से सारा कॉपी किया हुआ है, और ऊपर से थोड़ी बहुत एक्टिंग करके बोल दिया गया ये लो भाई, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सारा का सारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगभग जो है वो कॉपी किया हुआ है इंग्लिश लॉ से, बस थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके लागू कर दिया गया है। देखिए, अब बात यहाँ तक तो पहुँच गई है। मैंने यहाँ पर
कंसिडरेशन तो आपको बतला ही है, और जब हम इसके चैप्टर पहुंचेंगे तो क्लियरली आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए अब और एक चीज़ है, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? देखिए जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पार्टीज के दरमियान, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो पॉसिबल होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो, वो वाइड एग्रीमेंट होना चाहिए, या इन शॉर्ट वो वाइड एब एंशियो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो वो वाइड एब एंशियो होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में राइप इन नहीं होता, उसको कहते हैं वाइड एब एंशियो। दैट मीन्स वाइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। वाइड एब एंशियो का मतलब है वाइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाए। देखिए ये मिस्टर ए है, इसकी वाइफ जो है वो डेड हो गई। क्या हो गई? डेड। अब इसकी वाइफ जो है वो मर गई, और इन्होंने एक प्रांतिक बाबा को बुला लिया, और वो बाबा कह रहा है आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मुझे 1 करोड़ रुपए दो, और मैं आपकी वाइफ को जिंदा कर दूंगा, मैं आपकी वाइफ को जिंदा कर दूंगा। अब ये जो बच्चा, ये मिस्टर ए है, बड़ा मजबूर हो गया, अपने पत्नी के प्यार के हाथों बड़ा मजबूर हो गया। ये कह रहा है नहीं, मैं 1 करोड़ बाबा जी को दे देता हूँ, लगता है कि ये बाबा जी मेरी वाइफ को दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम कॉमन सेंस का यूज़ करके ये देखें, क्या इसकी जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की, क्या वो पॉसिबल है नहीं है? क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पॉसिबल है नहीं है? सबसे पहले तो ये कहना चाहिए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, क्या ये एग्रीमेंट में मैच्योर होगा कि नहीं, क्या ये एग्रीमेंट में मैच्योर हो गए नहीं, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट हो गए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की तो बात की बात है, हमें ये यहाँ पर जानना है जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है कि नहीं, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर हम कॉमन सेंस का ध्यान लगाएंगे, हमें दूर से ये पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है। तो इसी को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। ये और एक फीचर है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। अब चलिए दूसरा जो हम फीचर जो पढ़े, ये तो हो गए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो है और एक चीज़ होनी चाहिए, उसको कहते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, देखिए ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में लिखा है सेक्शन 11 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सेक्शन 11 क्या कहता है आखिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में? ये कहता है द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जो पार्टी है वो क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस कॉम्पिटेंट की टर्म से आपको क्या दिखलाना चाहता है? आखिर आपके माइंड में क्या चीज़ बिठाने की कोशिश कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस टर्म की मदद से? ये कॉम्पिटेंट चीज़ है क्या? ये कॉम्पिटेंट चीज़ है क्या? वही हम देखने जा रहे हैं। आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमें तो बता रहा है कॉम्पिटेंट, ये भी तो बता कि ये कॉम्पिटेंट चीज़ क्या है। देखिए द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 72 कहता है द पार्टीज मस्ट बी क्या? ऑफ साउंड माइंड। नंबर 1 साउंड माइंड होनी चाहिए, तभी उस पार्टी को कॉम्पिटेंट पार्टी कहा जाएगा टू द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, ये क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों पार्टीज, यानी कि जो भी पार्टी है टू द कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट बी मेजर, दैट मीन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, यानी कि माइनर नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो ये
मोटी मोटी 3 बातें जब भी हम कैपेसिटी ऑफ पार्टी जो है वो भी एक चैप्टर है, जब भी हम पहुंचेंगे तो ये आपको इससे भी और ज़्यादा क्लियर हो जाए आखिर ये क्या चीज़। ये मोटी मोटी बातें आपको ये याद रखनी पड़ेगी। आखिर कॉम्पिटिटिव टर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले जो बंदे हैं या बंदियाँ हैं इन कॉन्ट्रैक्ट में जो बंदे, उनको साउंड माइंड होनी चाहिए। साउंड माइंड होनी चाहिए, दैट मीन्स क्या होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, यानी कि ल्यूनेटिक नहीं होनी चाहिए, इडियट नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए बंदों की जो भी पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तीसरी बात क्या है, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। इसका मतलब क्या है सर जी, ये तो बतला दीजिए आखिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब क्या है। नंबर 1, ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब क्या है। एक बात सबसे पहली, ये जो पार्टीज में जो बंदे होते हैं यानी कि जो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, नंबर 1 एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये अपनी लायबिलिटीज जो है यानी कि आसान से क्लियर करता होगा। मतलब क्या कहने का मतलब है, ये जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं होनी चाहिए डिस्क्वालीफाई व्हाट, डिस्क्वालीफाई बाय कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब क्या है, देखो पहले तो मैंने कहा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, सबसे पहले एलियन एनिमी की बात की। अब मैंने कहा डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए सबसे पहले ये एलियन एनिमी क्या चीज़, देखिए जब यहाँ पर एक बंदा इंडिया में है, उसने किसी और कंट्री के बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अगर वो कंट्री और हमारी कंट्री जो है आपस में हम दोनों के दरमियान युद्ध छुट जाता है, वार छुट जाता है, तो क्या वो क्या कहलाएगा, हमारा एलियन एनिमी। और एलियन एनिमी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाता है। सबसे पहले ये बात। दूसरी बात यानी कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, एक तो एलियन एनिमी हो गया। अब दूसरी बात डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। नंबर 1 डिस्क्वालीफाई किस बात पर, डिस्क्वालीफाई ये होगा, इसको कहते हैं बैंकरप्टेसी। यानी कि बैंकरप्टेसी के केस पर इसको डिस्क्वालीफाई करेगा कोर्ट ऑफ लॉ। जब ये बैंकरप्ट होगा, ये अपनी ड्यूज पेड नहीं कर सकेगा या अपनी कोई भी ओब्लिगेशन अंजाम नहीं दे सकेगा, तब इसको डिस्क्वालीफाई करेगा पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ लॉ कि आप डिस्क्वालीफाई हो, अब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या और भी कोई ग्राउंड होगा, अगर कोर्ट इसको डिस्क्वालीफाई करेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी के साथ नहीं कर सकती। तो ये 2 चीज़ें थी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ आखिर किसे कहते। देखिए अब तो हमने ये भी देख लिया कैपेसिटी ऑफ पार्टीज तो हमने देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं फ्री कॉन्सेंट। क्या कहते हैं, फ्री कॉन्सेंट। आखिर ये फ्री कॉन्सेंट क्या चीज़ है। देखिए ये जो फ्री कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट का मतलब है एजेंट देना, मतलब रजामंदी जाहिर करना। अब ये रजामंदी दैट मीन्स फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है। देखिए ये फ्री कॉन्सेंट भी एक चैप्टर है, कॉन्सेंट का चैप्टर है। यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ देने की कोशिश करूँगा। ये जो कॉन्सेंट है, दिस मस्ट बी फ्री फ्रॉम नंबर 1 मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 2 दिस मस्ट बी फ्री फ्रॉम कोर्शन, ठीक है। दिस मस्ट बी फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस्टेक है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। सो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिस कॉन्सेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। अब यहाँ पर बात क्या है, अगर ये कॉन्सेंट जो है फ्री नहीं हुई, यानी कि अगर इस कॉन्सेंट को यानी कि रजामंदी को हासिल किया गया इन सारी चीज़ों से, ये चीज़ें जो आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे, अगर ये कॉन्सेंट जो है ये कॉन्सेंट फ्री नहीं हुई तो जो एग्रीमेंट है वो होगा वाइडेबल। क्या होगा, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी से मतलब क्या है,
देखिए, एग्रीवर्ड पार्टी से मतलब वो पार्टी है, एग्रीवर्ड पार्टी से मतलब वो पार्टी है यानी जिसकी कॉन्सेंट ऑब्टेन की गई हो। किस तरह ऑब्टेन की गई हो? आइदर मिसरिप्रेजेंटेशन से, आइदर कोर्शन से, आइदर अनडू इन्फ्लुएंस से, या फ्रॉड से, या मिस्टेक से, जिस तरीके से भी यानी कि उसकी कॉन्सेंट हासिल की गई हो, उसी को कहेंगे एग्रीवर्ड पार्टी। सो एग्रीवर्ड पार्टी तक होगा कि वो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड यानी कि एंड करेगी या नहीं करेगी। उस पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा जिसकी कॉन्सेंट इन चीज़ों से ऑब्टेन की गई हो। सो रजामंदी ज़रूरी है, यानी कि जो कॉन्सेंट है वो फ्री फ्रॉम होनी चाहिए ऑल दोज थिंग्स। अभी देखिए, फ्री कॉन्सेंट तो हमने कहा, अभी और एक जो फीचर है जो ज़रूरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट और कॉन्सिडरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये मत कहना है कि कॉन्सिडरेशन और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है। कॉन्सिडरेशन दैट मीन समथिंग इन रिटर्न, वो पहले भी कर चुका हूँ। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आखिर हम हासिल क्या करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्सिडरेशन इज जस्ट ए मीनस। अब देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, मैं तुम्हारे बेटे मिस्टर वाई, मिस्टर ए का क्या है, बेटा है मिस्टर वाई। इसने कहा, मिस्टर बी ने क्या कहा, मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए से क्या कहा, ओ मिस्टर ए, मैं तुम्हारे बेटे मिस्टर वाई की जॉब लगवा देता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, जॉब लगवा दूंगा गवर्नमेंट सेक्टर में, बस तुम मुझे 20 लाख रुपए पेड करो, ₹20 लाख। देखिए, अब इनका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, अनलॉफुल है। ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल, यानी कि जॉब दिलवाना है कहाँ पे, गवर्नमेंट सेक्टर में। ने ब्राइब दिया है, जो भी इन्होंने ब्राइब दिया, चाहे 20 लाख हो या 10 लाख दिए, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्ट है वो तो क्या हुआ, अनलॉफुल है। जब इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर एग्रीमेंट जो होगा वाइड एग्रीमेंट होगा, यानी कि ये राइपन मैच्योरिटी में, यानी कि ये जो प्रॉमिस है ये मैच्योर नहीं होगा एग्रीमेंट में। जब एग्रीमेंट में मैच्योर नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। सो ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए। सो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा वो एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ये हमारे कहने का मतलब है। चलिए अब इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। आज आखिर हमने क्या पढ़ा, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने कहा देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस एज वेल। फिर हमने उसके बाद कहा कंसिडरेशन होनी चाहिए। सो क्वाड प्रो को देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, जिस तरह मैंने वो मैरिज वाला एग्जांपल दिया था। फिर हमने कहा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए एज पर सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 11, ठीक है। फिर उसके बारे में उसके बाद हमने कहा था फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए या लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये कुछ मोटे मोटे चीज़ जो हमने पढ़े, ऑफर, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ जो है ये फीचर्स थे एक एग्रीमेंट के फीचर्स, सो दैट एग्रीमेंट वुड राइपन इनटू द कॉन्ट्रैक्ट।